हमारा आज का टॉपिक है गोरखा आक्रमण। हिमाचल पर जो गोरखाओं ने आक्रमण किया उसकी क्या प्रकृति रही, परिणाम और संगोली की संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। गोरखा आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विस्तार था। तो गोरखाओं के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्षेत्र विस्तार। जीती हुई भूमि गोरखा सैनिकों को इनाम के तौर पर मिलती थी। जो भी भूमि वो जीतते थे वो गोरखा सैनिकों को मिल जाती थी इनाम के तौर पर। गोरखा आक्रमण के दौरान अनेक किलों का निर्माण हुआ। गोरखा आक्रमण के दौरान अनेक किलों का निर्माण हुआ। गोरखों को निमंत्रण। नेपाल नरेश रण बहादुर शाह। नेपाल नरेश कौन था? रण बहादुर शाह ने हरकदेव जोशी के बुलावे पर कुमायूं में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सेना भेजी। ये सेना उन्होंने कहाँ भेजी थी? अल्मोड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजी थी। जो नेपाल नरेश थे, मतलब नेपाल के जो राजा थे रण बहादुर शाह, उन्होंने हरकदेव जोशी के बुलावे पर, किसके बुलावे पर? हरकदेव जोशी के बुलावे पर कुमायूं में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सेना अल्मोड़ा पर कब्जा करने के लिए भेजी थी और बाद में उन्होंने इनके नेतृत्व में कब्जा भी किया। तो यहाँ पर आपको 3 लोगों के नाम याद रखने हैं। एक रण बहादुर शाह जो कि नेपाल नरेश मतलब नेपाल के राजा थे, रण बहादुर शाह। और किसके बुलावे पर कुमायूं के लिए सेना भेजी थी? हरकदेव जोशी के बुलावे पर। और जो ये सेना भेजी गई थी इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अमर सिंह थापा। इस तरह से जो अमर सिंह थापा है उनकी एंट्री कुमायूं तक हो जाती है, जो कि हिमाचल के पास अभी उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है 1804 में अमर सिंह थापा ने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। तो अमर सिंह थापा ने गढ़वाल पर कब्जा कब किया था? 1804 में। 1804 में अमर सिंह थापा ने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। कहलूर के राजा महानचंद ने, जो कहलूर के राजा थे महानचंद, उन्होंने अमर सिंह थापा को संसारचंद और हिंडूर के राजा रामशरण सिंह के विरुद्ध अपनी मदद के लिए बुलवाया। कहलूर के राजा कौन थे जिन्होंने अमर सिंह थापा को बुलाया था? राजा महानचंद। कहलूर के राजा महानचंद ने अमर सिंह थापा को उन्होंने क्यों बुलाया था? संसारचंद और हिंडूर के राजा के विरुद्ध। हिंडूर का राजा कौन था? रामशरण सिंह। रामशरण सिंह हिंडूर का राजा और कांगड़ा का राजा जो संसारचंद था, इनके विरुद्ध कहलूर के राजा महानचंद ने गोरखा सेना अमर सिंह थापा के नेतृत्व में बुलाई। फिर है सिरमौर के राजा करम प्रकाश। जो सिरमौर के राजा थे करम प्रकाश ने हिंडूर एवं अपने भाई कंवर रतन सिंह, जो सिरमौर के राजा करम प्रकाश थे, उन्होंने एक तो हिंडूर और एक अपने भाई जो कंवर रतन सिंह थे, उनके विरुद्ध अमर सिंह थापा को मदद के लिए बुलाया। सिरमौर के राजा ने भी बुलाया था अमर सिंह थापा को। तो कौन थे सिरमौर के राजा? राजा कर्म प्रकाश। सिरमौर के राजा कर्म प्रकाश थे। इन्होंने अपने भाई कंवर रतन सिंह और हिंडूर के राजा के विरुद्ध अमर सिंह थापा को बुलाया था। इनका तीनों का यहाँ पर नाम इम्पोर्टेंट है कि कहाँ के राजा थे और किन्होंने बुलाया था। आपको ये याद रखना है कि कहलूर के राजा महानचंद ने बुलाया था किसके विरुद्ध? संसारचंद और हिंडूर के राजा के विरुद्ध। जो हिंडूर का राजा कौन था? रामशरण सिंह। इसी तरह से सिरमौर के राजा करम प्रकाश ने बुलाया था, इन्होंने भी हिंडूर के राजा के विरुद्ध और साथ ही साथ अपने भाई कंवर सिंह के विरुद्ध अमर सिंह थापा की मदद के लिए बुलाया था। अमर सिंह थापा ने रतन सिंह को मार दिया। अमर सिंह थापा ने क्या किया? रतन सिंह को मार दिया। अमर सिंह थापा के पुत्र रणजोर सिंह ने कर्म प्रकाश को हराकर सिरमौर रियासत पर कब्जा कर लिया। कर्म प्रकाश ने अंबाला के भूरिया में शरण ली। तो अमर सिंह थापा का बेटा कौन था? रणजोर सिंह। उन्होंने क्या किया? अब कर्म प्रकाश को ही मार दिया जिन्होंने बुलाया था उन्हें, उनके पिता अमर सिंह थापा को जिन्होंने बुलाया था। तो जो कर्म प्रकाश थे उनको हराकर सिरमौर के रियासत पर कब्जा कर लिया। कर्म प्रकाश ने अंबाला के भूरिया में शरण ली और कर्म प्रकाश ने क्या किया? भूरिया में शरण ली। रतन सिंह को तो मार ही दिया है और कर्म प्रकाश को उन्होंने हराकर भगा दिया वहाँ से। और उन्होंने जो कर्म प्रकाश थे उन्होंने अंबाला के भूरिया में शरण ली। नेक्स्ट पॉइंट है पहाड़ी राज्य
राज्यों पर गोरखों का अधिकार, जो पहाड़ी राज्य थे उन पर गोरखों का अधिकार। तो जो सिरमौर रियासत पर कब्जा करने के बाद जो गोरखा थे उन्होंने अजीमगढ़ में हिंदूर की सेना को हराया। तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने हमारे सिरमौर पे कब्जा कर लिया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, सिरमौर रियासत पर कब्जा करने के बाद गोरखों ने अजीमगढ़ में हिंदूर की सेना को हराया। कहाँ पर? अजीमगढ़ में हिंदूर की सेना को हराया। राजा रामशरण सिंह, जो रामशरण सिंह थे, दक्षिण में कालसी की ओर भाग गए। जो रामशरण सिंह थे ये क्या, इन्होंने क्या किया, ये दक्षिण में कालसी की ओर भाग गए। अमर सिंह थापा ने 1810 में अमर सिंह थापा ने क्या किया, 1810 में हिंदूर, पुंडर, जुब्बल और धामी को अपने अधीन कर लिया। हिंदूर, पुंडर, जुब्बल और धामी को अपने अधीन कर लिया। अमर सिंह थापा ने क्या किया, हिंदूर, पुंडर और धामी को अपने अधीन कर लिया 1810 ईस्वी में, हिंदूर, पुंडर, जुब्बल और धामी को। उसके बाद गोरखों ने 1806 में महल मौर्यों में संसारचंद को हराया। तो इन्होंने 1806 में महल मौर्यों में, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, संसारचंद को हरा दिया। 1806 में महल मौर्यों में संसारचंद को क्या कर दिया, हरा दिया। कांगड़ा किले में छिपने पर मजबूर कर दिया, और साथ ही साथ क्या किया, संसारचंद को कांगड़ा किले में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। अमर सिंह थापा ने मंडी के राजा, जो अमर सिंह थापा ने क्या किया, मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है कि अमर सिंह थापा ने, जो मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन, उनको संसारचंद की कैद से 12 वर्ष के बाद नादौन जेल से मुक्त करवाया। मतलब जो राजा ईश्वरी सेन थे, राजा ईश्वरी सेन ये मंडी के राजा थे, इनको संसारचंद ने कैद करके रखा था 12 वर्षों के लिए, 12 वर्षों तक। मतलब ये नादौन जेल में इन्होंने अपना समय बिताया। उसके बाद इनको अमर सिंह थापा ने मुक्त कराया। अमर सिंह थापा ने बाघल के अर्की में अपना मुख्यालय स्थापित किया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अमर सिंह थापा ने कहाँ पर अपना मुख्यालय स्थापित किया था, तो इन्होंने बाघल के अर्की में अपना मुख्यालय स्थापित किया। अर्की के राजा जगत सिंह वनवास चला गया, और जो वहाँ के राजा को भागना पड़ा, वनवास जाना पड़ा। अर्की का राजा कौन था, जगत सिंह। अर्की का राजा कौन था, जगत सिंह। अर्की के राजा जगत सिंह को भगाकर इन्होंने क्या किया, बाघल की जो अर्की जगह है वहाँ पर अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया। 1811 में अमर सिंह थापा ने बुशर को हराकर 1811 में, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1811 में जो अमर सिंह थापा है वो बुशर को हराकर ठियोग, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल और रामपुर पर अधिकार कर लेते हैं। ये कहाँ कहाँ पर, ठियोग, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल और रामपुर पर। ठियोग, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल और रामपुर पर। ठियोग, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल और रामपुर पर अधिकार कर लेते हैं। बुशर के राजा उग्र सिंह की अचानक मृत्यु हो गई, और इसी बीच क्या होता है कि जो बुशर के राजा उग्र सिंह होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। बुशर का जो नाबालिग राजा था उनका नाम था राजा मोहिंदर सिंह, अपनी माता के साथ अपनी पुरानी राजधानी कामरू में रहने लगा। तो बुशर का उस वक्त जो वंशज था, अगला जो राजा था वो नाबालिग था, राजा महेंद्र सिंह। राजा महेंद्र सिंह तो क्या करते हैं, वो अपनी माता के साथ, जो महेंद्र सिंह को कहाँ पर, अपनी राजधानी कामरू में, पुरानी राजधानी थी उनकी कामरू, वहाँ पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अमर सिंह थापा ने रामपुर के आसपास के राज्यों और ठकुराइयों को 1812 में अपने अधीन कर दिया। जो रामपुर के आसपास के राज्य थे और ठकुराई थी उनको अमर सिंह थापा ने 1812 में अपने अधीन कर लिया था। कब? 1812 में। अगर हम देखें तो 1810 में देखो इन्होंने, अमर सिंह थापा ने यहाँ पर हिंदूर, पुंडर, जुब्बल और धामी, अमर सिंह थापा ने 1810 में क्या किया था, हिंदूर, पुंडर, जुब्बल और धामी को अपने अधीन कर लिया था। यहाँ पर 1812 की बात हो रही है, तो इन्होंने जो रामपुर के आसपास के जो भी राज्य थे, ठकुराई थी, उनको 1812 में अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद अमर सिंह थापा ने 12,000 रुपये वार्षिक कर के बदले रामपुर के नाबालिग राजा को सराहान के आगे का प्रदेश सौंप दिया और स्वयं अर्की लौट गया। तो जो हम जिनकी बात करते हैं राजा मोहिंदर सिंह की, तो वो क्या करते हैं, अमर सिंह थापा, वो उनको 12,000 रुपये वार्षिक कर के बदले, जो बुशर के नाबालिग राजा होते हैं मोहिंदर सिंह, उनको सराहान के आगे का प्रदेश सौंप दिया। उनको सराहान से आगे का प्रदेश सौंप दिया और स्वयं अर्की लौट गया, और स्वयं उन्होंने क्या किया, वो अर्की वापस आ गए। उसके बाद हम देखते हैं गोरखा ब्रिटिश युद्ध। गोरखा और ब्रिटिश का युद्ध देखेंगे हम लोग इसके बाद। तो जो गोरखा और ब्रिटिश के बीच में युद्ध होता है वो होता है
1814 से लेकर 1815 गोरखा ब्रिटिश संघर्ष के कारण। अब देखो इनके बीच में क्या रीजंस थे। अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पोर्टेंट है। गोरखा ब्रिटिश संघर्ष के कारण थे अंग्रेजों और नेपाल के बीच सीमा अस्पष्ट और अनिश्चित थी। ठीक है, जो अंग्रेजों और नेपाल के बीच सीमा अस्पष्ट और अनिश्चित थी, जिससे दोनों शक्तियों के संघर्ष होना अनिवार्य था। अब जो भी एरिया अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था और जो नेपाल के अंडर एरिया था और वो भी आगे आगे अपना एरिया बढ़ा रहे थे, अब उनके बीच में जो सीमा थी वो अस्पष्ट थी और अनिश्चित थी, जिससे दोनों शक्तियों में संघर्ष होना अनिवार्य था। गोरखों ने हिंडूर और महाराजा पटियाला के 6 गांवों पर कब्जा कर लिया, जिसका ऑक्टरलोनी ने विरोध किया। तो डेविड ऑक्टरलोनी ने इसका विरोध किया था। जो गोरखों ने हिंडूर और महाराजा पटियाला के 6 गांवों पर कब्जा किया था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हिंडूर और महाराजा पटियाला के 6 गांवों पर कब्जा कर लिया था गोरखों ने, और उसका विरोध डेविड ऑक्टरलोनी ने किया था। फिर गोरखों ने तिब्बत जाने वाले सभी प्रमुख दर्रों और रास्तों पर अधिकार कर लिया, जिसमें ब्रिटिश तिब्बत व्यापार जो था, इसमें मेनली क्या आता था, कस्तूरी, बोरेक्स, ऊन, ये सब व्यापार होता था। ब्रिटिश तिब्बत जो व्यापार था प्रभावित होने लगा। अब इसकी वजह से, क्योंकि गोरखों ने तिब्बत जाने वाले प्रमुख दर्रों रास्तों पर अधिकार कर लिया, इसकी वजह से किसका व्यापार प्रभावित हुआ? ब्रिटिश और तिब्बतियों का जो व्यापार था वो प्रभावित होने लगा। फिर बोला है कि लद्दाख जो जाने वाले मार्ग पर भी गोरखों ने कब्जा कर लिया, जिससे गोरखा ब्रिटिश युद्ध जरूरी हो गया था। अब लद्दाख जाने वाले आप मार्गों पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, इससे क्या हो गया, जो गोरखा और ब्रिटिश का युद्ध है वो क्या हो गया, अनिवार्य सा प्रतीत होने लग गया है। उसके बाद है गोरखों ने शिमला पहाड़ी रियासतों पर कब्जे से अंग्रेज चिंतित थे। अब जो गोरखे धीरे धीरे क्या कर रहे थे, शिमला पहाड़ी रियासतों पर भी कब्जे करते थे, अर्की वगैरह, इन्होंने इन जगहों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था, रामपुर बिश्वर के आसपास। तो इस वजह से भी क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे वो चिंतित होने लगे थे कि इन्होंने अब पहाड़ी जो शिमला पहाड़ी रियासत है उसकी तरफ ये आने लग रहे हैं, मतलब ये अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में अपनी घुसपैठ कर रहे हैं। गोरखों ने अंग्रेजी संरक्षण वाले बटवाल और शेरोज पर अधिकार कर लिया, जिससे लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 में गोरखों से निपटने की रणनीति का कार्य शुरू कर दिया। अब लास्ट जो बूस्टअप था इनके मतलब युद्ध के लिए, वो था कि गोरखों ने अंग्रेजी संरक्षण वाले जो 2 क्षेत्र थे, जिनका नाम था बटवाल और शेरोज, इन पर अधिकार कर लिया था। ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब वो कौन से क्षेत्र थे अंग्रेजी अधिकार वाले जिस पर गोरखों ने कब्जा कर लिया था, जिस कारण लॉर्ड हेस्टिंग थे, उन्होंने 1813 में गोरखों से निपटने के लिए रणनीति का कार्य शुरू कर दिया। तो वो 2 एरियाज थे, बटवाल और शेरोज है ना। 1813 के आसपास इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया था, और उस वक्त लॉर्ड हेस्टिंग जो था वो गवर्नर था। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 और बटवाल और शेरोज पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। अच्छा, अब हम देखते हैं कि गोरखा ब्रिटिश युद्ध कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो 1 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब देखो 1 नवंबर 1814, ये एग्जैक्ट डेट है, 1 नवंबर 1814। इसको अंग्रेजों ने, इस डेट को 1 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिससे पहाड़ी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब पहाड़ी राजाओं ने भी क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वो भी गोरखों से बचना चाहते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों को एक अच्छा अल्टरनेटिव सोचा। अंग्रेजों की 4 टुकड़ियां बनी। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने अपने आप को 4 टुकड़ियों में बांट लिया। इनके नाम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक टुकड़ी का नेतृत्व किसी जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, उनको दिया गया अलग अलग को। तो जैसे इनमें 4 अधिकारियों में कौन कौन है, एक गिलेस्पी है, मार्टिनडेल है, विलियम फ्रेजर है और ऑक्टरलोनी है। तो गिलेस्पी, मार्टिनडेल, विलियम फ्रेजर, ऑक्टरलोनी, इन 4 के नेतृत्व में 4 टुकड़ियां बनी हैं अंग्रेजों की। ठीक है, जब उन्होंने अपना युद्ध छेड़ा था 1 नवंबर 1814 को। तो इनके नाम इंपॉर्टेंट है, गिलेस्पी, मार्टिनडेल, विलियम फ्रेजर और ऑक्टरलोनी। गिलेस्पी, मार्टिनडेल, विलियम फ्रेजर और ऑक्टरलोनी। गिलेस्पी, मार्टिनडेल, विलियम फ्रेजर और ऑक्टरलोनी। अब हम इनको जो 4 ही नेतृत्व कर रहे हैं उनको थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला है कि गिलेस्पी और बलभद्र थापा। गिलेस्पी और बलभद्र थापा। तो मेजर जनरल रोलो गिलेस्पी ने 4400 सैनिकों के साथ देहरादून और क्यारदादून की ओर कूच किया।
तो जो गिलेस्पी थे, मेजर जनरल रोला गिलेस्पी, इन्होंने 4400 सैनिकों के साथ देहरादून और क्यारदादून की ओर कूच किया। देहरादून के सेनापति बलभद्र थापा ने देहरादून छोड़ कलिंगा में मोर्चाबंदी की। अंग्रेजों ने कलिंगा का किला जीत लिया और इस अभियान में गिलेस्पी बुरी तरह घायल हुआ। अब यहाँ पर बेशक अंग्रेजों ने थोड़ा, जैसे कलिंगा किला जीत लिया था, थोड़ी उनकी मतलब अपर अप्रोच हो गई थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो गिलेस्पी था वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। बलभद्र थापा ने मतलब उसको बराबरी से, एक तरह से बराबरी से टक्कर दी। तो यहाँ पर देखो, रोला गिलेस्पी थे, उन्होंने 4400 सैनिक थे उनके पास, और उन्होंने देहरादून और क्यारदादून की ओर से कूच की थी, है ना। और देहरादून के सेनापति बलभद्र थापा थे, मतलब गोरखों की तरफ से वहाँ का सेनापति कौन था, देहरादून के आसपास के एरिया का, देहरादून का और देहरादून के आसपास के एरिया का गोरखों का सेनापति था बलभद्र थापा। तो उसने देहरादून छोड़ कलिंगा में जो थी मोर्चाबंदी की थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने क्या किया था, कलिंगा किला जीत लिया, और इसमें जो गिलेस्पी था वो बुरी तरह से घायल हुआ। तो आपको एक ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो गिलेस्पी था, तो उसका मतलब सामना किससे हुआ था, मेनली बलभद्र थापा से। तो गिलेस्पी और बलभद्र थापा के बीच में जो मेनली था वो ये युद्ध हुआ था, गिलेस्पी और बलभद्र थापा के बीच में। मतलब अंग्रेजों की जो 4 टुकड़ियां थी उसमें से गिलेस्पी का जो मतलब को किसने फेस किया, बलभद्र थापा ने। नेक्स्ट है मार्टिनडेल और रणजोर सिंह। जो मार्टिनडेल और रणजोर सिंह, रणजोर सिंह ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए नाहन छोड़कर जातक किला में मोर्चाबंदी की। तो जो रणजोर सिंह था, ये अमर सिंह थापा का बेटा है ना, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का सामना करने के लिए नाहन छोड़कर जातक जो किला है वहाँ पर मोर्चाबंदी की। अंग्रेजी सेनाओं ने 19 दिसंबर 1914 को नाहन पहुंची। जो अंग्रेजी सेनाएं थी वो कब पहुंची नाहन, 1914 में, और मतलब 19 दिसंबर एग्जैक्ट डेट है, और 25 दिसंबर को जातक किले में रणजोर सिंह को घेर लिया। तो रणजोर सिंह जो कि जातक किले में थे, उनको घेर लिया था अंग्रेजी सेनाओं ने 19 दिसंबर को पहुंची नाहन, और 25 दिसंबर को जातक किले को घेर लिया। रणजोर सिंह ने मार्टिनडेल को यहाँ बुरी तरह से पराजित किया। बेशक उन्होंने यहाँ पर जो जातक किला था उसको घेर लिया था, लेकिन फिर भी रणजोर सिंह ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए मार्टिनडेल को बुरी तरह से पराजित किया। तो गिलेस्पी का सामना किससे हुआ था, रोला गिलेस्पी का बलभद्र थापा से। रोला गिलेस्पी बलभद्र थापा के बीच में देहरादून और उसके आसपास के एरिया में युद्ध हुआ, और वहाँ पर जो रोला गिलेस्पी ने क्या किया था, कलिंगा किला जीत लिया था। उसी प्रकार जो मार्टिनडेल और रणजोर सिंह के बीच में युद्ध होता है, तो मार्टिनडेल और रणजोर सिंह के बीच में युद्ध जातक किले के आसपास होता है, जो कि मतलब उन्होंने नाहन को छोड़कर जातक किले में जहाँ शरण ली थी रणजोर सिंह ने, और यहाँ पर मार्टिनडेल को रणजोर सिंह हरा देते हैं। नेक्स्ट है जेम्स बेली फ्रेजर। जेम्स बेली फ्रेजर भी इम्पोर्टेंट है। तो जो जुब्बल चौपाल और हमारा चौपाल रॉबिनगढ़, रामपुर, कोटगढ़ पर अधिकार किया था इन्होंने, जेम्स बेली फ्रेजर ने। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि गोरखा जो एंग्लो गोरखा युद्ध था, या अंग्रेजों और गोरखा के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें जुब्बल चौपाल रॉबिनगढ़ रामपुर कोटगढ़ के क्षेत्रों पर अधिकार किस मतलब जो अंग्रेज अधिकारी है उसके द्वारा किया गया था, तो वो है जेम्स बेली फ्रेजर। जेम्स बेली फ्रेजर ने जुब्बल चौपाल रॉबिनगढ़ रामपुर और कोटगढ़ पर अधिकार किया। जेम्स बेली फ्रेजर, जुब्बल चौपाल रॉबिनगढ़ रामपुर और कोटगढ़ पर अधिकार किया था। किसने, जेम्स बेली फ्रेजर ने। जेम्स बेली फ्रेजर ने कहाँ कहाँ पर अधिकार किया, जुब्बल चौपाल रॉबिनगढ़ रामपुर कोटगढ़ पर इन्होंने अधिकार किया। जेम्स बेली फ्रेजर ने 500 सैनिकों के साथ जुब्बल पर आक्रमण किया। सबसे पहले जेम्स बेली फ्रेजर ने 500 सैनिकों के साथ जुब्बल पर आक्रमण किया। अंग्रेज 2 मार्च 1815 को चौपाल के निकट सरहान पहुंचे। अंग्रेज 2 मार्च 1815 को चौपाल के निकट सरहान पहुंचे। सरहान कब पहुंचे थे अंग्रेज, 2 मार्च 1815 को चौपाल के निकट सरहान पहुंचे, जहां जुब्बल रियासत के डांगी वजीर और प्रिमुन के उनसे आकर मिले। तो जहाँ पर मतलब चौपाल के पास जब वो सरहान पहुंचे थे, तो जुब्बल रियासत के एक डांगी वजीर थे। जुब्बल रियासत से कौन उनसे मिले, एक तो डांगी वजीर और एक प्रीमू।
जो जुब्बल रियासत से डांगी वजीर और प्रीमो थे वो इनसे अंग्रेजों से आकर मिले थे। जुब्बल रियासत के कौन दो लोग थे? डांगी वजीर और प्रीमो। ये अंग्रेजों से आकर सरहान में मिले। चौपाल किले के 100 गोरखा सैनिकों ने समर्पण कर ब्रिटिश सेना का साथ देना शुरू किया। चौपाल किले के जो 100 गोरखा सैनिक थे उन्होंने समर्पण कर दिया और ब्रिटिश सेना का साथ देना शुरू कर दिया। रॉबिनगढ़ किले पर रणछूर थापा का कब्जा था। तो रॉबिनगढ़ जो किला था वहाँ पर रणछूर थापा का कब्जा था। रॉबिनगढ़ किले पर रणछूर थापा का कब्जा था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि रॉबिनगढ़ किले पर किस गोरखा अधिकारी का कब्जा था? रणछूर थापा का। डांगी वजीर और बुशर के वजीर बद्रीदास और टिक्कम दास ने रॉबिनगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। अब एक तरह से आपको याद रखना है कि रॉबिनगढ़ किले पर किसका कब्जा था? रणछूर थापा का। अंग्रेज अधिकारी रणछूर थापा का कब्जा था। और डांगी वजीर जो कि हमने पढ़ा था कि जुब्बल का डांगी वजीर था, है ना, वो और बुशर के वजीर बद्रीदास और टिक्कम दास, इन्होंने मिलकर रॉबिनगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। तो रॉबिनगढ़ किले पर किस किसने आक्रमण किया था? जुब्बल के डांगी वजीर ने, बुशर के वजीर बद्रीदास और टिक्कम दास। डांगी वजीर और बुशर के वजीर बद्रीदास और टिक्कम दास ने रॉबिनगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। और संधि वार्ता के बाद गोरखों ने जो किला था वो खाली कर दिया और फ्रेजर की सेना ने वहां मोर्चा संभाल दिया। तो जो रणछूर थापा थे रॉबिनगढ़ किले पर जिनका कब्जा था, तो उन्होंने संधि कर ली और बाद में उन्होंने क्या कर दिया, जो रॉबिनगढ़ किला था वो खाली कर दिया। और आक्रमण किसने किया था? जुब्बल के डांगी वजीर ने और जो बुशर के वजीर बद्रीदास और टिक्कम दास ने। और इसलिए जो फ्रेजर की सेना थी उन्होंने यहाँ पर भी मोर्चा संभाल लिया। रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व कीर्ति राणा कर रहा था। तो रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कीर्ति राणा ने यहाँ पर रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व किया। रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व कीर्ति राणा कर रहा था। रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कीर्ति राणा। बुशर की सेना का नेतृत्व बद्रीदास और टिक्कमदास कर रहे थे। बुशर की सेना का नेतृत्व बद्रीदास और टिक्कमदास कर रहे थे। बुशर की सेना का नेतृत्व किसने किया? बद्रीदास और टिक्कमदास ने। अभी हमने पढ़ा कि जो बद्रीदास और टिक्कमदास थे उन्होंने रॉबिनगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया था, है ना, किसके साथ मिलकर? जो हमारे डांगी वजीर थे, जुब्बल के डांगी वजीर, उनके साथ मिलकर। और यही जो बुशर की सेना का नेतृत्व भी यही दो लोग कर रहे थे, बद्रीदास और टिक्कमदास। बुशर की सेना का नेतृत्व बद्रीदास और टिक्कमदास कर रहे थे। ये इन्होंने सिर्फ बुशर की सेना का नेतृत्व बताया, बद्रीदास और टिक्कमदास। और अगर हम बोले रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र से जो गोरखा सेना का नेतृत्व कौन करते? कीर्ति राणा। ये पूरे रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र था उसका नेतृत्व करते कीर्ति राणा, जो गोरखा सेना के एक प्रबल सैनिक थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि बुशर सेना का नेतृत्व बद्रीदास और टिक्कमदास कर रहे थे। कुल्लू की सेनाएं भी 1815 में उनसे आ मिली। तो कुल्लू की सेनाएं भी 1815 में उनसे आ मिली। कीर्ति राणा हाटू किले में घिर गया, उसने आत्मसमर्पण कर अपनी जान बचाई। तो जो कीर्ति राणा था वो हाटू किले में घिर गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से हमने याद रखना कि जेम्स वेली फ्रेजर ने इन सब एरियाज में अपना मतलब जो युद्ध है गोरखों के खिलाफ वो लड़ा। नेक्स्ट है कि मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी। तो मेजर जनरल जो डेविड ऑक्टरलोनी थे उनके बारे में देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से अपना योगदान दिया है जो एंग्लो गोरखा जो ये वॉर थी उसमें। मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी जो थे उन्होंने रोपड़ के रास्ते, मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने रोपड़ के रास्ते 5 नवंबर 1814 को नालागढ़ पर कब्जा किया। तो इन्होंने कहाँ पर? नालागढ़ पर कब्जा कर लिया था। किसने? मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने। तो मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने रोपड़ के रास्ते 5 नवंबर 1814 को नालागढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तारागढ़ किले पर कब्जा किया। अब देखो, पहले इन्होंने नालागढ़ पर कब्जा किया है, फिर उन्होंने तारागढ़ किले पर कब्जा किया है। अमर सिंह थापा ने रामगढ़ किले के आसपास अंग्रेजों से मोर्चा लेने की ठानी। उन्होंने सोचा कि वो रामगढ़ किले के आसपास अंग्रेजों का सामना करते हैं। हिंदू नालागढ़ के राजा रामशरण सिंह और कहलूर के राजा ने अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय दिया। तो जो हिंदू नालागढ़ के राजा रामशरण सिंह थे और कहलूर के राजा ने अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय लिया। अब जो हिंदू नालागढ़ के राजा थे रामशरण सिंह, इन्होंने भी क्या डिसाइड कर लिया कि किसका साथ देंगे? ये अंग्रेजों का साथ देंगे। जो हिंदू नालागढ़ के राजा है रामशरण सिंह, ये अंग्रेजों का साथ देने की ठान ली इन्होंने। और साथ ही कहलूर के राजा ने भी अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय लिया। अब यहाँ आप देख सकते हो कि
गहलोर के राजा ने बल्कि इनको गोरखों को बुलाया था, लेकिन अब ये इतने हावी हो गए इनके ऊपर कि इनको भी किसका, अंग्रेजों का साथ देना पड़ रहा है कि ये लोग अंग्रेज क्या करें, इनको गोरखों को वापस यहाँ से भगा दें। इसके बाद है कि 16 जनवरी 1815 को रामगढ़ किले पर आक्रमण किया गया, जिससे अमर सिंह थापा को मलोन किले में जाना पड़ा। अब इन्होंने यहाँ पर रामगढ़ किले पर भी आक्रमण कर दिया अंग्रेजों ने 16 जनवरी 1815 को, और जिससे अमर सिंह थापा को मलोन किले में जाना पड़ा। अंग्रेजों ने रामगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। अब इस तरह से अब अंग्रेज क्या करते हैं, रामगढ़ किले पर भी कब्जा कर लेते हैं। मलोन किले में बहादुर भक्ति थापा, जो बहादुर भक्ति थापा की मृत्यु हो जाती है, और गोरखों की कुमायूं उपराज्य से अमर सिंह थापा को संधि करने पर विवश कर दिया। तो जो ये बहादुर भक्ति थापा थे, ये भी जो इनकी गोरखों की सेना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो जैसे इनकी मृत्यु हुई तो अमर सिंह थापा का हौसला और टूट गया। तो इन्होंने मलोन किले में बहादुर भक्ति थापा की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो बहादुर भक्ति थापा उनको किस किले में हराया गया था अंग्रेजों के द्वारा, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, तो मलोन किले में। और गोरखों की कुमायूं उपराज्य ने अमर सिंह थापा को संधि करने पर विवश कर दिया। तो गोरखों की जो कुमायूं उपराज्य हो गई थी, उसे अमर सिंह थापा को संधि करने पर विवश होना पड़ा। अपने और अपने पुत्र रणजोर सिंह के सम्मानजनक समर्पण और अपने व्यक्तिगत संपत्ति सहित नेपाल जाना अमर सिंह थापा ने स्वीकार कर लिया। अब है गोरखा ब्रिटिश युद्ध का परिणाम। हम कुछ परिणाम देख लेते हैं जो गोरखा ब्रिटिश युद्ध के हमारे पास रिजल्ट सामने आए हैं। काली नदी से सतलुज तक का सारा गोरखा प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। काली नदी से सतलुज तक का जो भाग था, वो गोरखा प्रदेश जो मतलब का सारा गोरखा प्रदेश, मतलब एक तरह से गोरखा प्रदेश आप इसको बोल सकते थे उस टाइम में, कि जो काली नदी से सतलुज तक का सारा गोरखा प्रदेश था वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था। अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हुई। अब अंग्रेजों की स्थिति तो सुदृढ़ होगी ही, क्योंकि उन्होंने जो गोरखों के सारे क्षेत्र जो इन पर उनका कब्जा था, वो सारे के सारे अंग्रेजों के अंडर आ गए। अंग्रेजों और नेपाल के बीच सीमा निश्चित हो गई। अब अंग्रेजों और नेपाल के बीच में सीमा निश्चित हो गई, पहले अनिश्चित थी जिस कारण युद्ध हुआ था। गोरखा प्रभुत्व का शिमला पहाड़ी रियासतों से अंत और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। अब गोरखा जो पावर थी उनका शिमला पहाड़ी रियासतों से अंत हो गया, और इस तरह से अंग्रेजों का जो साम्राज्य का विस्तार शुरू हो गया है ना। और गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद संगोली की संधि हुई। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि संगोली की संधि कब हुई थी, गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद। अब ये जो संगोली की संधि 1815 है, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि संगोली की संधि 28 नवंबर 1815 द्वारा गोरखा ब्रिटिश युद्ध की समाप्ति हुई। तो जो संगोली की संधि है उसके द्वारा गोरखा ब्रिटिश युद्ध की समाप्ति हुई। ये एग्जैक्ट डेट क्या है इसकी, 28 नवंबर 1815। 28 नवंबर 1815, 28 नवंबर 1815 को क्या होता है कि जो संगोली की संधि हो जाती है। और अगर आप देखोगे जो गोरखा ब्रिटिश युद्ध है वो शुरुआत कब हुई थी उसकी, 1 नवंबर 1814 को। 1 नवंबर 1814 को जो अंग्रेजों और गोरखों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी। नवंबर में ही स्टार्टिंग हुई थी, लेकिन 1814 के अंडर हुई थी वो, है ना। तो 1 नवंबर 14 है वहाँ पर हमारी इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, और 1815 में नवंबर मंथ में ही इसका अंत हो गया। लेकिन थोड़ी सी डेट्स डिफरेंट है यहाँ पर। 28 नवंबर को डिफरेंट मतलब जो ये अटैक था या फिर गोरखों और ब्रिटिश का युद्ध था वो ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ ही गोरखों ने वापस नेपाल जाना स्वीकार कर लिया। इस संधि द्वारा दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित हो गई। इस संधि के द्वारा दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित हो गई। नेपाल के सिक्किम राज्य के समस्त अधिकार वापस ले लिए गए। जो नेपाल ने सिक्किम राज्य पर भी अपने अधिकार स्थापित किए थे वो भी वापस ले लिए गए। अंग्रेजों को काली नदी से सतलुज के बीच के गढ़वाल, कुमायूं, शिमला पहाड़ी रियासतों एवं तराई के अधिकांश भाग प्राप्त हुए। अंग्रेजों को क्या हुआ कि क्या क्या प्राप्त हुआ, काली नदी से सतलुज के बीच के गढ़वाल, कुमायूं, शिमला पहाड़ी रियासतों और तराई के अधिकांश भाग प्राप्त हो गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा गया। जो नेपाल की राजधानी काठमांडू थी वहाँ पर भी एक अंग्रेज रेजिडेंट को नियुक्त किया गया। गोरखों ने 1816 में संगोली की संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। अब गोरखों ने क्या किया, 1816 में संगोली की संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। अब देखो ये 1815 के एंडिंग में ही संगोली की संधि हुई थी, तो इसको 1816 तक उन्होंने क्या कर लिया, गोरखों ने स्वीकार कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
1805 में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया, जिससे कांगड़ा पर आक्रमण किया था। 1805 में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया जिसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था, अमर सिंह थापा। नेक्स्ट है, गोरखों और ब्रिटिश के बीच संगोली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। इस पर 1815 में इस पर हस्ताक्षर हुए। अमल में मतलब जो प्रैक्टिकली ये 1816 में हुई, मतलब जो गोरखे वापस चले गए, लेकिन एंड में 28 नवंबर 1815 को इस पर साइन हो चुके थे। 1815 में संगोली की संधि पर हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या राजनीतिक प्रभाव पड़ा। गोरखों का इस क्षेत्र में प्रभुत्व या प्रभाव खत्म और अंग्रेजों का प्रभाव शुरू हो गया। कि संधि द्वारा गोरखों ने 1815 में पहाड़ी रियासतों पर अपना दावा छोड़ दिया। संगोली की संधि के द्वारा उन्होंने अपना दावा पहाड़ी रियासतों पर छोड़ दिया। गोरखों ने अमर सिंह थापा के नेतृत्व में 1805 से 1809 तक क्या किया। महल मौर्यों में संसार चंद को हराकर कांगड़ा किले में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने महल मौर्यों में 1806 में एग्जैक्टली 1806 में अमर सिंह थापा को हरा दिया था और उनको कांगड़ा किले में छिपने के लिए मजबूर कर दिया था। 1815 में मलोन और रामशहर युद्ध का परिणाम क्या था, गोरखा पराजय। गोरखों ने बुशहर रियासत के हिस्सों पर कब्जा किया। इस अवधि के दौरान किया था, मतलब किस अवधि के दौरान किया था, 1803 से 15 के दौरान उन्होंने क्या कर दिया था, बुशहर की रियासत के हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, 3 से 15 तक। चौपाल, जुब्बल, रॉबिनगढ़ क्षेत्रों पर गोरखा के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि चौपाल, जुब्बल, रॉबिनगढ़ क्षेत्रों में जो गोरखों के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया था, जेम्स वेली फ्रेजर ने। तो इन क्षेत्रों पर चौपाल, जुब्बल, रॉबिनगढ़, इन पर जेम्स वेली फ्रेजर ने आक्रमण किया था। चौपाल, जुब्बल, रॉबिनगढ़, रामपुर और कोटगढ़ भी था इसमें, है ना, थोड़ा वो भी ध्यान रख लेना। इसके बाद है थोड़े से और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड। तो बिलासपुर के राजा ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखों को निमंत्रण दिया था। तो कौन सा राजा था, बिलासपुर का राजा जिसने गोरखों को बुलाया था, तो राजा महानचंद थे जिन्होंने गोरखों को बुलाया था। ठीक है। उसके बाद है मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध हुआ था जिसमें भक्ति थापा मारा गया। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी बताया था पीछे कि कौन से किले में भक्ति थापा की मृत्यु हो गई थी, वो मारा गया था। ये अलाइड में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें भी जो मई 1815 में जिस किले में ये भक्ति थापा की मृत्यु हुई थी वो था मलोन किला। मलोन किले में भक्ति थापा मारा गया था। नेक्स्ट है, कांगड़ा से गोरखों को निष्कासित करने के लिए राजा संसार चंद को भारी सहायता लेनी पड़ी। इस संकटकालीन सहायता किसने प्रदान की थी उनको, महाराजा रणजीत सिंह ने ये सहायता उनको प्रदान की थी। गोरखों को महाराजा रणजीत सिंह ने ये सहायता प्रदान की थी। उसके बाद 1815 में संगोली की संधि पर किन दो पक्षों के हस्ताक्षर हुए थे, तो गोरखा और अंग्रेजों के बीच में संगोली की संधि हुई थी 1815 में, 28 नवंबर 1815 में। तो इस पर उनके ही हस्ताक्षर होंगे, गोरखा और अंग्रेज। महल मौर्य नामक ऐतिहासिक स्थल जहाँ राजा संसार चंद एवं गोरखों के बीच युद्ध हुआ कहाँ स्थित है, हमीरपुर में है। जो महल मौर्य है वहाँ हमीरपुर में है। यहाँ पर अंग्रेजों और गोरखों के बीच में युद्ध हुआ था और अंग्रेजों ने संसार चंद को 1806 में हरा दिया था। 1806 में अंग्रेजों ने जो संसार चंद था उसको हरा दिया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1804 में जब गोरखों ने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो उस समय जसवान का राजा कौन था। तो 1804 में जब गोरखों ने कांगड़ा पर आक्रमण किया उस समय जसवान का राजा कौन था, उमेद चंद। 1804 में जसवान का राजा कौन था, उमेद चंद। उमेद चंद कहाँ का राजा था, जसवान का। जब गोरखों ने कांगड़ा पर आक्रमण किया उस वक्त जसवान का राजा उमेद चंद था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1804 में जब गोरखों ने कांगड़ा पर आक्रमण किया उस समय जसवान का राजा कौन था, उमेद चंद। नेक्स्ट है 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया। अमर सिंह थापा ने जो 19वीं सदी के प्रारंभ में अनेक पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का नेतृत्व अमर सिंह थापा ने किया। नेक्स्ट है कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है। तो ऑब्वियसली संगोली की संधि थी जिससे कि गोरखे चले गए थे और बदले में अंग्रेजों का प्रभुत्व शुरू हो गया था, मतलब और ज़्यादा हाइप हो गई थी अंग्रेजों की इसके प्रभुत्व की।
सन 1805 में हमीरपुर के पास कांगड़ा के संसार चंद को किस गोरखा नेता ने हराया? तो ये अमर सिंह थापा ही है जिन्होंने इनको हराया था। थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं कि सन 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद की किस इन्होंने 1805 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस जगह पर हराया था? महल मौर्य में इन्होंने हराया था संसार चंद को। बिलासपुर रियासत पर कब तक गोरखों का अधिकार रहा? 1814 तक बिलासपुर पर गोरखों का अधिकार रहा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो बिलासपुर या कहलूर के राजा महानचंद थे, उन्होंने बाद में अंग्रेजों से ही उनको हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि गोरखों को उन्होंने बुलाया था हेल्प के लिए, और बदले में उन्होंने क्या किया, हेल्प तो की, लेकिन बाद में बिलासपुर पर भी अधिकार कर लिया। नाहन के राजा कर्म प्रकाश ने भी उन्हें बुलाया था हेल्प के लिए, लेकिन उन्हें हेल्प तो की, लेकिन बाद में नाहन पर भी उनके जो अमर सिंह थापा ने रणजोर सिंह के थ्रू मतलब वहाँ पर कब्जा कर लिया था। उनके पुत्र अमर सिंह थापा के पुत्र जो रणजोर सिंह है, उन्होंने कब्जा कर लिया था नाहन पर भी। तो इस तरह से रही गोरखों की नीति। और फिर नेक्स्ट है, हम थोड़ी जो सूची में यात्री दी हैं उनको उनके टाइम पीरियड से मिलाते हैं। तो जो हिंदसांग था वो 630 में, मतलब हिंदसांग 630 में आया था, 630 ईस्वी में। और जो डब्ल्यू मूरक्राफ्ट थे वो हमारे पास 1820 से 22 के बीच में उन्होंने यात्रा की है यहाँ की। और जो अलेक्जेंडर जिरार्ड है उन्होंने 1817 से 18, अलेक्जेंडर जिरार्ड जो है उन्होंने 1817 से 18 के बीच में यात्रा की है। जेबी फ्रेजर ने 1815 ईस्वी के आसपास यात्रा की है, भ्रमण किया है या यात्रा की है। जेबी फ्रेजर ने 1815 के आसपास, और अलेक्जेंडर जेरार्ड ने 1817 से 18 के आसपास, हिंदसांग ने 630 के आसपास, और जो हमारे पास विलियम मूरक्राफ्ट है इन्होंने 1820-22 में विलियम या डब्ल्यू मूरक्राफ्ट ने 1820 से 22 के बीच में यात्रा की है। नेक्स्ट देखते हैं, 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान गोरखों ने अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? तो 19वीं सदी के पहली चौथाई में गोरखे थे उन अंग्रेजों के बीच में किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? जातक हिल्स में उनके बीच में निर्णायक युद्ध हुआ था 19वीं सदी की पहली चौथाई में। अच्छा, फिर है 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा के शासकों और कांगड़ा किले के छोटे राजाओं ने कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था? देखो 1804 में, जैसे कि बताया था हमने कि बिलासपुर के राजा महानचंद ने नॉर्मली वैसे तो बोला जाता है कि उन्होंने बुलाया था, लेकिन जो बिलासपुर के साथ साथ देखो मंडी के राजा ने भी उन्हें बुलाया था। अब मंडी क्यों बुलाएगा? क्योंकि देखो संसार चंद के विरुद्ध उनकी भी दुश्मनी थी, क्योंकि मंडी के जो राजा ईश्वरी सेन थे उनको 12 वर्षों से नादौन में कैद कर रखा था। इसी तरह से चंबा के राजा, क्योंकि चंबा के राजाओं पर भी जो थे संसार चंद आक्रमण करते रहते, जैसे राज सिंह वगैरह, उन पर उनके टाइम पीरियड के दौरान उन पर भी आक्रमण हुए हैं। और कांगड़ा जिले के जो छोटे राजा थे उन्होंने भी कांगड़ा को जीतने के लिए किसे आमंत्रित किया था? इन्हें अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया गया था इसके लिए, गोरखा सेनाध्यक्ष अमर सिंह थापा को। 1814-15 ईस्वी के आसपास गोरखों और बुशहर रियासत के बीच निर्णायक लड़ाई हुई जिसमें गोरखों ने भाग लिया था। कहाँ हुई थी? चिड़गांव में हुई थी। तो बोला गया है कि 1814-15 ईस्वी के आसपास गोरखों और बुशहर रियासत के बीच निर्णायक लड़ाई जिसमें गोरखों को भगा दिया गया था, वो कहाँ हुई थी? चिड़गांव में हुई थी। गोरखा और बुशहर रियासत के बीच में एक निर्णायक लड़ाई जिसमें गोरखाओं को भगा दिया गया था, चिड़गांव में लड़ाई हुई थी ये 1415 के दौरान। हाटू किला हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पर ना ही मंडी घाटी में है, ना ही सांगला में, ना ही कुल्लू घाटी में, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि ब्रिटिश साम्राज्य का